हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज पढ़ा हूँ 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में आज जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा आपको बजट की डेफिसिट, यानी बजट का घाटा। घाटा क्या होता है? कॉमन सेंस है भाई। घाटा का मतलब कि आप प्राप्त कम कर रहे हो और खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा घाटा, यानी आपको मिल कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जब रिसिप्ट्स कम होते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है घाटा, यानी बजटरी घाटा। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अगले आने वाले साल में कम मिलेगा और खर्चा ज़्यादा होगा, जो भी उसने बजट बनाया उस हिसाब से। तो वो स्थिति जो है वो स्थिति कहलाएगी आपकी बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट भी तीन हिस्सों में तोड़ा जाएगा। तीन प्रकार के डेफिसिट बनाए गए हैं। पहला डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा टोटल वाला डेफिसिट जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो है प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों डेफिसिट के बारे में मैं आज आपको बताऊँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो बजट डेफिसिट की डेफिनेशन है कि यदि सरकार का खर्चा जो बजट में है वो एक्सीड कर जाता है बजट के रिसिट्स से, जो गवर्नमेंट का बजट का रिसिट्स है उससे ज़्यादा हो जाए, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे आप? बजट डेफिसिट। जब सरकार का खर्चा उसकी प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाए तो वो बजट रिसिट्स और बजट डेफिसिट। इसी बात को मैंने इंग्लिश में हिंदी में लिखा है। बजट घाटा वह स्थिति है जहां सरकार का बजट व्यय, जो खर्चा है, वो सरकार के बजट प्राप्ति जो रिसिट्स है उनसे अधिक हो जाए। मतलब ये कि बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और बजट रिसिट्स जो है वो कम है। तो बजट एक्सपेंडिचर में से बजट रिसिट्स यदि माइनस कर दें तो वो कहलाएगा बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट तीन प्रकार से निकाले जाते हैं। एक निकाला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक निकाला जाता है फिस्कल डेफिसिट, एक निकाला जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट के तीन हिस्से हैं जो तीन प्रकार से निकाले जाएंगे। पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। तो रेवेन्यू और कैपिटल दो प्रकार के खर्चे होते हैं और दो ही प्रकार के रिसिट्स भी होते हैं। आपको बताया था कि रिसिट्स को यदि दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो दो होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो रेवेन्यू वाला जो होता है वो असेट्स और लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालता, और कैपिटल वाला जो होता है वो असेट्स और लायबिलिटी पे फर्क डालता है। ठीक, तो हम यहां जो बात कर रहे हैं वो रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ कौन से वाले? रेवेन्यू वाले की, जो असेट्स और लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालता। और एक्सपेंडिचर भी कौन सा? एक्सपेंडिचर भी दो होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करेंगे, यानी कैपिटल वाले हिस्से की बात नहीं करेंगे, ना तो रिसिप्ट्स की ना ही एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स के मुकाबले, तो इसको कहा जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। तो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य राजस्व घाटा कहलाता है। देखो डेफिनेशन बड़े ही सिंपल और शॉर्ट है, ठीक है, पर जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ उसे भी आप इसे लिख दोगे तो थोड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा, पर इतना ही पूरी कहानी कहलाता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिट्स कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा हिंदी में कहा जाए तो। अब सवाल ये उठता है कि यदि रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका क्या अर्थ निकलता है, सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो यदि रेवेन्यू डेफिसिट है तो कट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट इस रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए, इस घाटे को ठीक करने के लिए क्या करे? तो घाटे को ठीक करने के लिए सरकार के पास यही उपाय है कि सरकार अपने खर्चे को कम कर ले। जो सरकार कह रही है कि मैं इतना खर्च करूंगी, तो मत करो उतना खर्च, है ना।
जो आप बजट में खर्चा बना के बैठे हो कि इतना खर्चा हम करेंगे, तो मत करो उतना खर्च करो भाई। कॉमन सी बात है, यदि आपके घर में पिताजी सैलरी 20,000 रुपये कमाते हैं और आपको जाना है होटल में खाने प्रतिदिन, ठीक है, आपको रोज़ हर महीने नए नए कपड़े चाहिए, ठीक है, आपको मोबाइल में महंगा रिचार्ज चाहिए, एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करने हैं, उसके बाद फिर आपको जो है क्लबों में जाना है, डांस करना है, वलाना टिकाना है, सब करना है, तो भाई ये 20,000 की तनख्वाह में थोड़ी होगा। तो ऐसी स्थिति में तो आपका घाटा ज़्यादा, मतलब खर्चा ज़्यादा है और कमाई जो 20,000 रुपये। तो क्या करोगे? इस 20,000 के अंदर एडजस्ट करना है सारी चीज़ों को, तो कैसे करोगे? जाहिर सी बात, आपने खर्चे कम करो, तभी आप 20,000 के अंदर एडजस्ट हो पाओगे। तो वही गवर्नमेंट के पास भी स्थिति है कि यदि सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी घाटा है, तो सरकार क्या करे? क्या अपने खर्चे कम करे। सरकार खर्चे कैसे कम करे? सरकार के खर्चे कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू वाले। तो रेवेन्यू वाले सरकार के खर्चे होते हैं सरकारी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, और सरकार के खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है, मतलब बाकी के साफ सफाई, फलाना ढिकाना, इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च करती है गवर्नमेंट। और सरकार का खर्चा क्या होता है? और सरकार का खर्चा सब्सिडीज़ देती है, आर्थिक सहायता, और डोनेशन वगैरह देती है, लोगों की मदद करती है, ऐसी चीज़ें। तो ये सरकार का खर्चा है। यदि सरकार इन खर्चों को ना करे, कम कर दे, तो क्या होगा? यदि सरकार इन खर्चों को कम कर दे तो फिर सोशल वेलफेयर नहीं रहेगा। यदि सरकार सब्सिडीज़ नहीं दे रही है, लोगों की हेल्प नहीं कर रही है, दान नहीं दे रही है, तो इससे क्या होगा? इससे सरकार का जो, मतलब इससे समाज का जो न्याय है वो कम हो जाएगा, सामाजिक न्याय कम हो जाएगा। तो डेफिसिट की स्थिति में सरकार यदि अपने खर्चे कम कर लेती है तो लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक न्याय को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या सरकार घाटे में जिए? हाँ, घाटे में जिए, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। यदि सरकार अपना घाटा कम करने के चक्कर में यदि खर्चे कम कर देती है तो फिर सामाजिक न्याय को नुकसान पहुंचेगा, गरीब लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। रेज फंड्स, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप उधार ले लो, घाटा हो रहा है तो उधार ले लो, उधार लेके घाटे की पूर्ति करो। पहले आप उधार ले लेते तो फिर समस्या है। क्या समस्या है? इट विल लीड टू लॉस ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस। आपकी सरकार या आपके देश की जो क्रेडिट है, साख है, इज्जत है, वो खराब हो जाएगी। कॉमन सेंस से कोई भी आदमी जो बार बार उधार लेगा, आपके ही अड़ोस पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो, या ऐसा दोस्त हो, जान पहचान वाला आपके स्कूल में या फिर आपके क्लास में, जो बार बार आपसे उधार लेता हो कि भाई 10 रुपये दे देना, तेरे पास आज नहीं लाया मैं, ठीक है, फिर कल फिर मांग ले रहा है 5 रुपये दे देना, उससे भी मांग रखा है, आज उसने नहीं दिया तो उससे मांग लिया, कल उसने नहीं दिया तो उससे मांग लिया, कल उसने नहीं दिया तो उससे मांग लिया। इस प्रकार उसने पूरी क्लास में 40 बच्चों से उधार मांग रखा है। तो अब एक बात बताइए, हाँ, तो 40 बच्चों से उधार मांग रखा है, तो 40 बच्चों से यदि उधार मांग रखा है तो उस बच्चे की क्या ही इज्जत रही होगी जिसने उधार मांगा है 40 बच्चों से, ठीक है। और यदि वो किसी और से मांगने की सोचेगा भी तो लोग उसे देंगे नहीं, वो फेमस हो गया होगा उधार मांग, आवाज नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही देश की भी स्थिति होती है। जब देश उधार मांगने लग जाता है ना कि भाई मुझे उधार दे दो, मुझे उधार दे दो, तो एक देश ने दे दिया, दूसरी संस्था ने दे दिया, दूसरी संस्था ने दे दिया, फिर वो चुका नहीं पाता। उधार तो उधार है भाई, उधार कहीं आज तक चुका पाया है कभी? जब नहीं चुका पाता तो उसकी बेइज्जती होती है। जैसे पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी पूरी दुनिया में बेइज्जती है। उसने दुनिया के किसी भी ऐसे देश को नहीं छोड़ा है जिससे उधार ना ले रखा। सुनिए, तो ऐसे में उस देश की क्रेडिट वर्थिनेस खत्म होती है। कोई भी ऐसे देश को उधार नहीं देना चाहेगा, ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, कोई भी ऐसे देश की बातों पे भरोसा नहीं करेगा। तो भारत भी जो है वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि घाटा को कम किया जाए ताकि उधार ना लेना पड़े, और उधार ना लेने की वजह से हमारे देश की इज्जत बनी रहेगी। तीसरा क्या तरीका है घाटे को ठीक करने का? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी कंपनियां बेच दी जाए। यदि सरकारी कंपनियां बेच दी जाएगी तो सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। अब जब सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो फिर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ना कहीं मार्केट इकोनॉमी की तरह बन जाएगी और पूंजीपतियों के हाथ में फंस के रह जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी अमीर लोगों के हाथ में फंस के हमारी अर्थव्यवस्था रह जाए। तो सरकार सरकारी कंपनियां बेच भी नहीं सकती।
सारी सरकारी कंपनियां तो एटलीस्ट नहीं ही बेच सकती, पर फिर भी गवर्नमेंट बेच रही है। देख रहा हो, सुनने में आया होगा आप कि सरकार ने ये कंपनी बेच दी, ये कंपनी बेच दी। अभी हाल फिलहाल एयर इंडिया बेच दिया, सरकार की कंपनी थी जो, टाटा वालों को बेच दिया। तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इससे सरकार के पास पैसे आ जाते हैं ताकि अपना खर्चा पूरा कर सके। दूसरा जो घाटा है वो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब? ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिट्स की बात करता है। मतलब इन दोनों की, दोनों रिसिट्स और दोनों एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों रिसिट्स और दोनों एक्सपेंडिचर की बात करेगा फिस्कल डेफिसिट। और ये सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट, ये सिर्फ रेवेन्यू वाले पार्ट की बात करता है, ये दोनों की बात। तो टोटल एक्सपेंडिचर यदि टोटल रिसिट से ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति को आप कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। बट हाँ, रिसिट्स 3 प्रकार के होते हैं। रिसिट्स 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू रिसिट्स। पर कैपिटल रिसिट्स में एक रिसिट्स होता है उधार वाला, तो उधार वाला रिसिट्स आपको यहां नहीं कंसीडर करना है। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है एक्सेप्ट बोरोइंग, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट्स एक्सेप्ट बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। कुल प्राप्तियां यदि कम, तो कुल प्राप्तियों में क्या नहीं लेना? उधार। पर कुल व्यय का आधिक्य राजकोषीय घाटा कहलाता। फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर ओ माइनस टोटल रिसिट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। अब सवाल यह है कि बोरोइंग क्यों छोड़ दिया जाए, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले इम्प्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि फिस्कल डेफिसिट होगा तो इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा? इम्प्लीकेशन मतलब निहितार्थ, क्या अर्थ निकलते हैं इसके? अर्थ ये निकलता है कि अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी जाल में फंस जाएगा। यदि आपकी अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट है तो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप उधार लोगे, घाटे को पूरा करने के लिए आप उधार लोगे। जब आप उधार लोगे तो उधार जो है मुख्य रूप से किसी कोई भी देश जो है उधार मुख्य रूप से आरबीआई से, मतलब आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक से लेता है। तो हमारे यहाँ आरबीआई सेंट्रल बैंक है, तो हमारे देश की सरकार जो है यदि कभी घाटा पड़ेगा तो वो आरबीआई से उधार ले। अब आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई के पास कोई खजाना धरा है? नहीं। आरबीआई के पास तो ये है कि भाई उसके पास मशीनें हैं, नोट वोट छाप के अपना दे सकती है। तो आरबीआई ने नोट छापे और दे दिया आपको, लो। पर जैसे ही नोट छाप के सरकार को उधार दे दिया आरबीआई ने, तो सरकार के पास वो पैसा है। अब सरकार क्या करेगी? उसको खर्च ही करेगी, लिया ही उधार खर्च करने के लिए। जब सरकार उसको खर्च करेगी तो लोगों के पास पैसे जाएंगे, जब लोगों के पास पैसे जाएंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वही सामान जो पहले सस्ता मिल रहा था वो महंगा मिलने लगे। और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे मतलब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। जब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी तो सरकार को फिर से घाटा होगा, क्योंकि अगली बार जब सरकार फिर से प्लान बनाएगी खर्च करने की तो वही चीज़ महंगे मिलेंगे, और जब वो चीज़ महंगे मिलेंगे तो सरकार को फिर से घाटा हो। और फिर उस घाटे को पूर्ति करने के लिए आरबीआई से उधार लेंगे, फिर महंगे हो जाएंगी चीज़ें, फिर घाटा होगा। तो इस प्रकार से ये घाटा बढ़ता रहेगा। तो ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में फंस जाएगी अर्थव्यवस्था। दूसरा है नेशनल डेट, देश का कर्जा। जितना ज़्यादा घाटा होगा देश के ऊपर उतना ज़्यादा कर्जा बढ़ता जाएगा। तो देश के ऊपर कर्जा का क्या मतलब है? देश के ऊपर कर्जा किसका? सुनिए, देश के ऊपर कर्जा का क्या अर्थ है? देश के ऊपर कर्जा का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कर्जा है। तो किसके ऊपर कर्जा है? मुझ पे कर्जा है, आप पे कर्जा है, पड़ोसी के आप पे कर्जा है, जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसके ऊपर कर्जा है, ठीक है। तो सब लोगों के ऊपर कर्जा है। देश के ऊपर कर्जा का मतलब ये कर्जा है। देश के ऊपर कर्जा का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कर्जा है। नरेंद्र मोदी तो अभी 5 साल के प्रधानमंत्री है, अगले 5 साल बाद वो छोड़ सकते हैं या फिर उससे अगले 5 साल बाद कोई और बनेगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी किसी एक व्यक्ति पर कर्जा नहीं है, पूरे देश के ऊपर कर्जा है, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा, जो हर व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। तो ये नेशनल डेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा घाटा होगा उतना ज्यादा नेशनल डेट बढ़ेगा। लो जीडीपी ग्रोथ, जब घाटा ज्यादा होगा
तो जीडीपी का ग्रोथ कम होगा। कैसे घाटा होगा ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ कम होगा? देखिए, यदि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है यानी घाटा ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो और आपकी कमाई कम है। यदि कमाई कम है और खर्च ज़्यादा कर रहे हो आप, घाटे की स्थिति है यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब इसकी वजह से लो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ कम है, महंगाई की वजह से जीडीपी का ग्रोथ कम हो जाता है। अब जब जीडीपी का ग्रोथ कम होगा तो अगली बार फिर से क्या है, घाटा ज़्यादा होगा, क्योंकि कमाई कम होगी तो घाटा ज़्यादा होगा, और घाटा ज़्यादा होगा तो कमाई कम होगा। तो ये इस प्रकार से एक लो जीडीपी ग्रोथ सर्कल है, उसमें अंदर फंस जाती है अर्थव्यवस्था। तीसरी स्थिति है क्राउडिंग आउट की। चौथी स्थिति क्राउडिंग आउट का मतलब है कि भीड़ कम करना। अब आपको पता है कि आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को भी उधार देती है, सरकार को भी उधार देती है। आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को भी उधार देती है और सरकार को भी उधार देती है। अब सरकार का घाटा है तो कॉमर्शियल बैंक से पहले सरकार पहुंच जाएगी आरबीआई के पास कि लाओ भाई मुझे दे दो उधार मुझे दे दो। तो आरबीआई मजबूरन वो पैसा किसको दे देगी, सरकार। तो कॉमर्शियल बैंक को उधार नहीं मिलेगा, और जब कॉमर्शियल बैंक को उधार नहीं मिलेगा तो जनता को उधार नहीं मिलेगा, और जनता को उधार नहीं मिलेगा तो जनता इन्वेस्ट नहीं करेगी, कंपनियां नहीं खुलेगी, इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। बस इस स्थिति को कहा जाता है क्राउडिंग आउट, यानी भीड़ खत्म कर देती है सरकार। सारे पैसे कौन उठा के ले जाती है, सरकार। उसके बाद पांचवी स्थिति है लॉस ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी का मतलब सरकार की साख। सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर कोई और पार्टी की। यदि किसी भी पार्टी में, सुन लीजिए, किसी भी पार्टी की सरकार रहते हुए घाटा ज़्यादा होता है, ठीक है, देश का बजट घाटा ज़्यादा होता है, तो उस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहता लोगों को। क्यों? क्योंकि सरकार फिर सही ढंग से चला नहीं पा रही है अर्थव्यवस्था। इतना घाटा क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास की नहीं है चलाना, इसी वजह से। तो अगली बार गवर्नमेंट बदली जा सकती है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार रहते हुए घाटा हो देश के, और हो तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लॉस ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, जिससे सरकार की साख गिरती है। बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। इंटरेस्ट पेमेंट और फिस्कल डेफिसिट के बीच में जो डिफरेंस है उसी को कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट का पेमेंट हटा दीजिए तो बचेगा, वो कहलाएगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज छुड़वाई थी आपको, उधार छोड़ दीजिएगा रिसिट्स। क्यों उधार क्यों छोड़ दीजिएगा? सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा ऐसा मिटा देता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं। अब एक बात बताइए, आपकी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के कुछ रिसिप्ट्स हैं, और इन रिसिप्ट को गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च। गवर्नमेंट खर्च कहाँ कहाँ करती है, कहीं भी कर सकती है, पर मुख्य रूप से गवर्नमेंट के खर्चे दो हैं, एक रेवेन्यू वाला खर्चा है और एक कैपिटल वाला खर्चा। रिसिप्ट्स भी गवर्नमेंट के कई हैं, मुख्य रूप से दो हैं, एक रेवेन्यू वाला है और एक कैपिटल वाला है। रेवेन्यू वाले के अंदर क्या क्या आता है? रेवेन्यू वाले के अंदर आता है टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल वाले के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल वाले के अंदर 3 आता है कि भाई सरकार या तो उधार कर सकती है, बोरोइंग, या फिर सेल ऑफ असेट्स, कोई असेट्स बेच सकती है, ठीक है।
मुख्य रूप से। अब रेवेन्यू मान के चलो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 10 लाख का है रिसीट्स। गवर्नमेंट ने जो सामान बेच दिया, अपने असेट्स बेच दिए, वो असेट्स बेच दिए 20 लाख, और गवर्नमेंट ने उधार लिया है 15 लाख। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स 20, 10, 30 और 15 यानी 45 लाख रुपए की गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स। गवर्नमेंट इसी पैसे को खर्च करेगी जो रिसीव हुआ। तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 2 हिस्सों में तोड़ा। एक तो अदर खर्चे किए 20 लाख, और इंटरेस्ट का पेमेंट किया 15 लाख, और बाकी बचा हुआ जो 20 लाख 10 लाख है वो गवर्नमेंट ने कैपिटल पे खर्च किया। ठीक है, जितना आपने रिसीव किया उतना खर्च किया। अरे बस, तो बताओ सरकार को कोई घाटा वाटा है या नहीं? तो ऐसे तो नहीं है गवर्नमेंट को घाटा। क्यों? क्योंकि 45 लाख रिसीव किया और 45 लाख ही खर्च किया, तो घाटा किस बात का? तो घाटा जो है आपके हिसाब से तो घाटा 0 है। वही डेफिसिट क्या है समझेंगे। टोटल रिसीव किया 45 और टोटल खर्चा भी किया 45। पर मैं बता दूं कि उधार जो है वो रिसीट्स नहीं होता। तो उधार तो खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लिया जाता है, तो रिसीट्स थोड़ी है। खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं, यानी घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। असल में आपका घाटा है 20 + 15 + 10 यानी 45। ये टोटल खर्चा है। और टोटल रिसीट्स की बात करें तो 10 और 20 टोटल रिसीट्स सिर्फ 30 है। उधार रिसीट्स में काउंट ही नहीं होता। ठीक है, घाटा निकालते समय उधार रिसीट्स में काउंट नहीं होता। तो असल में आपका घाटा कितना है? डेफिसिट जो मैं 0 बता रहा था वो 0 नहीं है, वो 15 लाख का घाटा है। क्योंकि किसी से मांगना प्राप्ति थोड़ी है, किसी से मांगना कमाई थोड़ी हो सकता है। तो आपने मांगा इसी वजह से क्योंकि आपको खर्च करना है 45 लाख, और आपके पास टोटल रिसीट्स है 30 लाख। तो 45 में से 30 गया 15 लाख। 15 लाख आपने किसी से कहा भाई और खर्च करना है, हमें और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। तो आप गए, आपने मांग लिया, पैसे आ गए। तो रिसीट्स थोड़ी क्या लाए, तो वापस करने आज निकल। तो बोरोइंग वाला जो हिस्सा है असल में वही डेफिसिट है। तो आपका बोरोइंग कितना था? मेरा बोरोइंग 15 लाख रुपए था, और वही डेफिसिट होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, डेफिसिट निकालते समय आप उधार को छोड़ देते हैं, वही फिस्कल डेफिसिट है। या फिर मैं ये कहूं कि टोटल ऑफ बोरोइंग जो होगा ना, वो फिस्कल डेफिसिट क्या? यदि आप उधारों को जोड़ दें वही घाटा है। असल में उधार ही घाटा है। आपको घाटा पड़ा तभी तो उधार लिया। घाटा का मतलब कम पड़ा, कम पड़ा तभी तो उधार लिया। जितना उधार लिया वही घाटा है। तो घाटा निकालते समय आप क्या करते हो? उधार को रिसीट से हटा देते हो, ताकि पता लगे कि असल में कितना घाटा है। जितना हमने उधार लिया है वही घाटा है। तो घाटा निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट निकालने का, कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर दीजिए बोरोइंग हटा के। या फिर आपको बोरोइंग दे रखा है तो बोरोइंग ही सारा जोड़ दीजिए, वही घाटा। ठीक है, तो उम्मीद है घाटा वाला यानी रेवेन्यू डेफिसिट वाला हिस्सा जो सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो डेफिसिट वाला तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।